जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज डिस्कशन ऑफ स्मार्ट आईएएस। हम लोग अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट 6 का जो प्रीलिम्स एपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का टेस्ट 6 है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करके मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सो गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट। जो क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस हुए हैं उसको एक बार गो थ्रू करो एंड देन कम टू द सेकंड पार्ट। दीज आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 से क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू द ट्राइबल अपराइजिंग्स एंड देयर लीडर्स। तो ट्राइबल अपराइजिंग के लिए मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ। ट्राइबल अपराइजिंग के लिए आपका मैंने स्पेशल ट्राइबल मूवमेंट का क्लास लिया है। यूट्यूब पर भी ये क्लास अवेलेबल है ही तुम्हारे लिए, और जो स्मार्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आपके ऐप पर भी अवेलेबल है। स्मार्ट स्टूडेंट के लिए इसके एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं। सो गो थ्रू दिस एमसीक्यू, गो थ्रू दिस क्लास, ताकि ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में गलत नहीं हो, मेंस में भी हेल्प करेंगे उतने ही इक्वली। मैच करना है और पूछ रहा है कि करेक्टली कौन सा मैच्ड है। संथाल रिबेलियन, सिद्धू एंड कान्हू, बिल्कुल सही बात है। मुंडा रेबेलियन, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, अभी क्वेश्चन नंबर 20 में भी था। भील अपराइजिंग, ताना भगत नहीं। भील अपराइजिंग जो है ना, भील अपराइजिंग इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइम पर हुआ। भील एक शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी जो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इस रीजन में मिलती है। गुजरात में भी भील मिलते हैं, स्पेशली राजस्थान महाराष्ट्र वाले रीजन में। एक शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी। कभी महाराणा प्रताप की आर्मी में भी ये भील होते थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की तरफ से मुगल्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। तो भील मूवमेंट को लेकर किसी एक लीडर का भी मेंशन नहीं होता है। महाराष्ट्र में अलग, राजस्थान में अलग, गुजरात में अलग। सो ये वाला मैच तो वैसे भी गलत हुआ। ट्राइबल मूवमेंट में भी तुम्हें भील अपराइजिंग मिलेगा ही। ताना भगत जो है वो ताना भगत मूवमेंट से एक्चुअली रिलेटेड है। ताना भगत मूवमेंट जो कि इंडिया के 20th सेंचुरी में हो रहा है। और जैसा मैंने ट्राइबल मूवमेंट के क्लास में तुम्हें बताया था कि ताना भगत मूवमेंट की एक स्पेशलिटी क्या है, ये नॉन वायलेंट लाइंस पे चला, गांधी जी के गांधीयन सत्याग्रह वाले लाइंस पर चला। जबकि बाकी जो हमारे ट्राइबल मूवमेंट्स है वहां पे वायलेंस तो हो रहा है, क्योंकि धनुष, तीर, बाण, तलवार यूज हो रहे हैं, तो फिर वायलेंस तो होगा। लेकिन ताना भगत नॉन वायलेंस मोड पे चल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो और ताना भगत के बारे में। सो फिलहाल के लिए हमारा आंसर तो 1 and 2 ओनली होगा। मैच द फॉलोइंग अगर यहाँ पे मैच करना था तो। और बाकी आप बिरसा मुंडा, बाकी आप ट्राइबल मूवमेंट के सारे क्लासेस करो यूट्यूब वाले वीडियो से, क्वेश्चंस बनाओ एप्लीकेशन में जाकर। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर इन्वॉल्व इन द सन्यासी रिवॉल्ट। अब जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है ना एग्जामिनेशन में कि जब हमें क्वेश्चन मिले तो हम क्वेश्चन पेपर को एक्स वाई जेड ऐसे मार्क करेंगे। एक्स वैसा मार्क वाला क्वेश्चन जो हमसे आराम से बनने वाला है, वाई जहां पे हम 50-60% एफर्ट लगाकर बना सकते हैं, जेड जहां पे हमें एकदम आइडिया नहीं है या मुश्किल से 10% आइडिया है। तो ये जो है ना, इसको मैं जेड मार्क वाला क्वेश्चन करूंगा। और अगर ये पहले से नहीं पढ़ा है तो जानबूझ के इसमें अपना टांग नहीं अड़ाऊंगा, नहीं तो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन टेस्ट सीरीज यही तो हमारा हेल्प करता है, पीवाईक्यू एनालिसिस यही तो हेल्प करता है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस यही तो हेल्प करता है। ये सारे जो लीडर हैं, ऑल ऑफ देम दे वर रिलेटेड टू द सन्यासी रिवॉल्ट, जिसके बैकड्रॉप पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था। फेमीन के कंडीशन में जो सन्यासी रिवॉल्ट हुआ, ये सारे लोग उससे रिलेटेड हैं। आज से आप कम से कम मजनून शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी और चिराग अली जी का नाम याद रखिएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखने को मिल रही है, पता है क्या? यहाँ हिंदू मुसलमान, मतलब ये जो सन्यासी रिबेलियन हो रहा है यहाँ पे हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे हैं। वैसे भी अर्ली 18th सेंचुरी का होगा, 19th सेंचुरी का होगा। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिल रही है, ये भी ऑब्जर्व करना है यहां से, है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट रोल, ये इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैप्टन विलियम हॉकिंस वाज अ कंटेम्पररी ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर। विलियम हॉकिंस जहांगीर के ही तो कोर्ट में आया था। जहांगीर के कोर्ट में आता है जहांगीर, जिसको टबैको का, जुबा केसरी करने का और वाइन की आदत थी। जुबा केसरी करता था, तभी तो अपने जहांगीर नामा में उसने लिखा कि सिंस मुझे जुबा केसरी करने की आदत थी, इसलिए मैंने पूरे कोर्ट में अपने क्या किया, मुगल दरबार में टोबैको बैन कर दिया कि कोई अपने मुंह में दबा के नहीं बैठेगा, नहीं तो उसको भी तलब लगती। वाइन का बड़ा शौक था। हॉकिंस अपने साथ बहुत सारा अंग्रेजी वाइन लेकर आया था, ये बड़ा खुश। और साथ ही साथ हॉकिंस पर्सियन लैंग्वेज बोलना जानता था। पर्सियन, फारसी, जो इंडिया में आके उर्दू बन जाएगी, दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। अब अंग्रेज है वो, लेकिन
पर्सियन बोलना जानता है, तो जहांगीर बड़ा इंप्रेस हुआ और इसलिए जहांगीर ने हॉकिंस को कौन सा टाइटल दिया? इंग्लिश खान। उसको मुसलमान नहीं बना रहा है, खान एक रिस्पेक्टफुल टाइटल है कि भैया तुम तो इंग्लिश हो, तुम ब्रिटिश हो, लेकिन पर्सियन जानते हो, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, आज से तुम इंग्लिश खान कहे जाओगे। किंग जेम्स वन सेंट सर थॉमस रो एज एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। यहां तक तो सही था कि किंग जेम्स वन ने थॉमस रो को भेजा, हॉकिंस के बाद आएगा थॉमस रो, लेकिन औरंगजेब के कोर्ट में नहीं, इसी जहांगीर के कोर्ट में, औरंगजेब के कोर्ट में नहीं। आपको करेक्ट ढूंढना है वन ओनली, क्योंकि ये औरंगजेब के कोर्ट में नहीं, जहांगीर के ही कोर्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन अराउंड 1793। बिल्कुल सही बात है, 1793 के अराउंड, जस्ट वेट अ मोमेंट, 1793 के अराउंड परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस होता है। कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। द सिस्टम फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू परमानेंटली, इसलिए तो परमानेंट सेटलमेंट नाम बुलाते हैं। टू बी कलेक्टेड बाय द जमींदार, जमींदार इसको कलेक्ट करेगा, जमींदार कलेक्ट करेगा। अब पैसा चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, पैसा लेना है फार्मर से, लेकिन कलेक्ट कर रहा है जमींदार, मतलब बीच में एक मिडिल मैन आ गया। ये सबसे बड़ा फ्लॉ था एक। और परमानेंटली लैंड रेवेन्यू फिक्स होता था, कोई असेसमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, तो ये भी सिस्टम करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अंडर दिस सिस्टम द पीजेंट्स बिकेम द डायरेक्ट कलेक्टर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। पीजेंट्स कहाँ डायरेक्ट कलेक्टर हैं, एक तो मिडिल मैन आया हुआ है, दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन कौन करेक्ट हुआ? 1 and 2 ओनली ना, 1 and 2 बन गया ये क्वेश्चन। आ जाओ गाइज, हेलो, चलो तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया परमानेंट सेटलमेंट का। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बंगाल इन द 18th सेंचुरी आर करेक्ट? बंगाल से रिलेटेड स्टेटमेंट 18th सेंचुरी के। द बैटल ऑफ पलासी मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन बंगाल। हाँ, बैटल ऑफ पलासी से यही तो हुआ कि ब्रिटिश डोमिनेंस बंगाल में स्टार्ट होता है। बैटल ऑफ पलासी पे अभी भी हमने क्वेश्चन करा है कि बैटल ऑफ पलासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती है, क्योंकि जो नवाब था, अब नवाब तो इनका पपेट बना हुआ था, मीर जाफर, उसको जैकॉल ऑफ क्लाइव भी बुलाते हैं। इसके बाद मीर जाफर बनेगा ना नवाब, मीर जाफर, जैकॉल ऑफ, जैकॉल मतलब एक ऐसा कुत्ता जो कि वफादार नहीं है, अपने रंग बदलते रहता था, कभी डच के साथ कभी ब्रिटिश के साथ। सिराजुद्दौला वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। नहीं, सिराजुद्दौला फर्स्ट नवाब नहीं था, सिराजुद्दौला से पहले भी नवाब बने हैं, क्योंकि अगर ये फर्स्ट नवाब होता तो पहला नवाब भी क्या ही ब्रिटिश से तुरंत लड़ भिड़ता था, इससे पहले भी नवाब थे। अलीवर्दी खान पहला नवाब है। बंगाल वाज अ मेजर सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अभी भी एक मेजर सेंटर बंगाल है, सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल के अलावा बांग्लादेश भी। सो दैट्स व्हाई थर्ड इज करेक्ट। आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, 1 and 3 ओनली। हो गया ये आंसर भी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, किससे रिलेटेड है ये? 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड। टाइम भी वैसे लिख दिया है मैंने यहाँ, 1856। The General Services Enlistment Act was passed by Lord Canning, the Governor General of India, in 1856. Lord Canning 1857 के टाइम में यही था क्या, गवर्नर जनरल? पहला वाइसरॉय कौन बनेगा, खुद बताओ तुम। The act required soldiers in the Bengal army to serve overseas if ordered, including in the Anglo-Persian War, even in the Europe. देखो सिंपल क्या है कि पहले जो अपर कास्ट हिंदू सोल्जर्स होते थे, उनके बीच एक बिलीफ था कि समंदर क्रॉस करने से धर्म नष्ट हो जाता है। कई और तकलीफें आती थी समुद्र क्रॉस करने से, और धर्म नष्ट हो जाता है, ये भी बिलीव था। तो इसलिए सोल्जर्स सी नहीं क्रॉस करना चाहते थे। पर कैनिंग ने बोला कि बेटा अगर तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में हो तो क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ये एक फीचर है जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट का। द एक्ट वॉज पास्ड आफ्टर द रिवॉल्ट, नहीं, एक्ट वॉज पास्ड बिफोर द रिवॉल्ट। वैसे एक हिंट तो यहाँ भी छिपा है, अगर वो ईयर नहीं भी रहता तो हम तब भी तो क्लास में पढ़ते हैं कि जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट भी एक रीजन था जिसके वजह से सिपाहीज, सिपाही, सोल्जर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी खुश नहीं थे। आंसर 1 and 2 ओनली। अब ये वाला क्वेश्चन भी अगर किसी ने गलत किया है ना, तो तुमको सच में मैं वही सजा दूंगा, वो छोटी ब्रह्मपुत्रा वाली सजा याद है ना सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857? फर्स्ट क्या, द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज। यस, वी ऑल नो, एक रीमर फैला था, ब्रिटिश ने इस रीमर का सॉल्यूशन नहीं किया, जिसमें कि एक रीमर था कि इसमें काऊ या पिग फैट को यूज किया गया, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ग्रुप को दूर अपने से भेज रहा था।
द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के वजह से झांसी की रानी पार्टिसिपेट करती है। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट कॉज वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट अमंग पीजेंट सोल्जर्स एंड जमींदार, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव, सारी सही है सारी सही है इसमें, सॉरी। चलिए नेक्स्ट, लीडर्स हैं और लीडर्स को मैच करना है उनके प्लेस, उनके सेंटर ऑफ रिवॉल्ट से। तो मंगल पांडे, हालांकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू होने के पहले ही मंगल पांडे का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन रिवॉल्ट ऑफ 1857 के एक इंपॉर्टेंट फिगर, क्योंकि इनकी शहादत बाकियों के लिए इंस्पिरेशन का काम बनती है। ये बैरकपुर से रिलेटेड है, 34th नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम, जिन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब बनाया और रिवॉल्ट में लखनऊ को, अवध को लीड किया। कुंवर सिंह बरेली के नहीं, कुंवर सिंह मेरे घर के पास आरा जगदीशपुर के हैं। लियाकत अली खान कानपुर, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनकरेक्टली मैच्ड, 3 and 4 ओनली, हो गया। अच्छा, लियाकत अली खान कानपुर से नहीं, लियाकत अली खान इलाहाबाद से, नॉट कानपुर। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे है ना, नाना साहेब तात्या टोपे, नॉट लियाकत अली खान, राइट, नॉट लियाकत अली खान, नॉट लियाकत अली खान। लियाकत अली खान कानपुर से नहीं, कानपुर से नाना साहेब एंड तात्या टोपे, नाना साहेब एंड तात्या टोपे। बरेली से भी राय बहादुर या खान बहादुर थे, और बाकी दोनों तो ऊपर करेक्ट मैच्ड है, ठीक है। हमारे लियाकत अली खान इलाहाबाद से, प्रयागराज जो भी प्रेजेंट पे हम जिसको बुलाते हैं, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड, अच्छा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक और पार्ट। कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द कॉजेज, इनमें से कौन सा कॉज नहीं था। इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, ये तो बहुत बड़ा कॉज था, ये तो बहुत बड़ा कॉज था। द एनेक्सेशन ऑफ अवध, 1856 में अवध का एनेक्सेशन किया गया था, किस ग्राउंड पे किया गया था, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, मैल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश ने बोला कि अवध में बहुत मिस गवर्नेंस है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सही था, लेकिन नवाब की वजह से नहीं था, वो रेजिडेंट के वजह से होता था। वो सब्सिडरी अलायंस याद करो, जहां एक रेजिडेंट की अपॉइंटमेंट होती थी, ब्रिटिश रेजिडेंट की, तो उस रेजिडेंट की वजह से मिस गवर्नेंस था, लेकिन ब्रिटिश ने नवाब को बाहर निकाल दिया। लोगों में काफी गुस्सा था इसको लेकर। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बाय लॉर्ड डलहौजी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नॉट पूछ रहा था तो फिर नन ऑफ द अबव होगा, सही पूछता तो ऑल ऑफ द अबव होता। तो अगर यहाँ पे तुम ऑल ऑफ द अबव चूज करके आए हो, इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो। यही सब एग्जामिनेशन में मत ब्लेंडर करके आना, बड़ा मिस्टेक करके मत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। यूरोपियंस का इंडिया आने का रीजन 15th सेंचुरी के एंड में, जो 1498 में पुर्तगीज आते हैं और फिर बाकी यूरोपियंस, उसके पीछे क्या रीजन्स थे, सही ढूंढना है हमें। द डिजायर टू कंट्रोल द ल्यूक्रेटिव स्पाइस ट्रेड, बिल्कुल एमडीएच मसाला इनको बड़ा पसंद था, एमडीएच मसाले का तड़का, यूरोपियंस का अंग अंग भड़का, ऐसा। द डिस्कवरी ऑफ ए सी रूट टू इंडिया बाय वास्को डी गामा, एकदम सही बात है, वास्को डी गामा ने रास्ते खोल दिए थे। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, अभी मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कहाँ हो रहा है, जब यूरोपियंस इंडिया आ रहे हैं, यूरोपियंस जब इंडिया आ रहे हैं, तो यूरोपियन में पहला यूरोपियन कौन आ रहा है, पुर्तगीज आ रहा है। पुर्तगीज जब आया था तब तो यहाँ दिल्ली सल्तनत चल रहा है ना गाइज, दिल्ली सल्तनत चल रहा है। क्यों, क्योंकि पुर्तगीज आ रहे हैं 1498 में, और दिल्ली सल्तनत चलेगा 1526 तक। 1526 के बाद फिर मुगल का एस्टेब्लिशमेंट, राइट। और फिर इवन जब ब्रिटिश भी आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तभी भी मुगल का डिक्लाइन कहाँ चल रहा है, अभी तो जहांगीर है ना, जहांगीर के बाद कौन आएगा, शाहजहां, ताजमहल बनाने वाला तुम्हारा, और फिर औरंगजेब, तो अभी डिक्लाइन तो बहुत बाद है। तो दैट्स वाई ये थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल एंड अदर गुड्स इन यूरोप, बिल्कुल इंडियन टेक्सटाइल का, इंडियन सिल्क का, इंडियन कॉटन का, मुस्लिन का, इंडियन टेक्सटाइल को, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल को यूरोप में क्या बुलाते थे, मुस्लिन, मुस्लिन, इसका बड़ा डिमांड था। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। 1, 2 and 4, 1, 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर? पुर्तगीज के डिक्लाइन का क्या रीजन? आए तो थे बड़े जोर शोर से, बट मेहरबा चले गए वैसे ही। क्यों? द राइज ऑफ द डच, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश पावर। हाँ, इनके साथ चैलेंजेस मिलने लगा। देखो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम सबसे पहले से हो तो तुम ही हमेशा रहोगे, नहीं। अगर अपने आप में आपने रिफॉर्म नहीं किया, आपने चेंजेस नहीं लाए, तो आपका डिक्लाइन होगा। पुर्तगीज ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लोगों को समझना चाहिए। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस, बिल्कुल खराब एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन खराब होना एक बड़ा रीजन होता है। लैक ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस धीरे धीरे कम होते जा रहे थे इनके पास, क्योंकि पुर्तगाल की खुद की इंटरनल इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी। थर्ड रीजन भी करेक्ट है, इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे थे। और जब आपका घर ही अच्छा नहीं है तो आप पड़ोस को क्या संभालोगे? जैसे पाकिस्तानी, इनको गजवाए हिंद करना है। अबे पहले अपना घर तो संभालो, पहले खाने पीने का इंतजाम कर लो, तुमको गजवाए हिंद करना है, अजीब है। द इनएबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंजिंग ट्रेड पैटर्न्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट, ये इस चीज को भी नहीं अडॉप्ट कर पाए। देखो, संसार का नियम है कि बदलाव होता है, आप बदलाव के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कीजिएगा ना, तो फिर आप डायनासोर बन जाइएगा। भले आप बहुत बड़े थे, आग उगलते थे, लेकिन आग उगलने वाले डायनासोर का भी क्या हुआ? डिक्लाइन हो गया ना। इसलिए बदलाव नियम है, बदलाव लाइए अपने आप में, पॉजिटिव बदलाव लाइए जो जरूरी है। तो 1, 2, 3 and 4 ऑल आर करेक्ट। ये सारे रीजन्स थे पुर्तगीज डिक्लाइन के। Which of the following, consider the following statements with respect to the French advent in India? French East India Company established its first factory at Masulipatam. Pondicherry was developed by the French after acquiring a small village in South India. Anglo-French conflict began after the arrival of French governor Dupleix. इसको थोड़ा सही करो अपना, है ना, इसको थोड़ा सही करो। यहाँ एक गलती है, आंसर की हुई गलती मैं सही करवा देता हूँ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी established its first factory in India. इसको सही करो, सही करो। कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? देखो, एनालिसिस से यही चीज जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 32 सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 32, यहां मसूलीपट्टनम काटो। मसूलीपट्टनम में ब्रिटिश और डच की फैक्ट्री लगी, फर्स्ट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। फ्रेंच की भी फैक्ट्री बाद में लगी, लेकिन फर्स्ट नहीं। फर्स्ट इनका कहाँ? सूरत, जहां पे ब्रिटिश ने अपनी परमानेंट फैक्ट्री लगाई थी फर्स्ट, तो जिसके वजह से फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच कॉन्फ्रंट्रेशन होगा। पौंडीचेरी वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच आफ्टर एक्वायरिंग ए स्मॉल विलेज इन साउथ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इवन इंडिया में कार्नेटिक वॉर हारने के बाद भी, वो माइंड मैप याद करो, वहां मैंने लिखा था ना कि थर्ड कार्नेटिक वॉर फ्रेंच का बोरिया बिस्तर समेट गया, और बोरिया बिस्तर लेकर कहां पहुंच गए? पुडुचेरी, पौंडीचेरी। सेकंड इज करेक्ट। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट बिगेन आफ्टर द अराइवल ऑफ फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स, आग लगाने वाली पुड़िया, डुप्लेक्स याद करो। पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस, जो आगे जाके सब्सिडरी अलायंस बनती है, तो एक मेन रीजन है। 2 and 3, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट? इसका आंसर 2 and 3 कर लो, है ना। ये चेंज कर लो, अपडेट कर लो, अपडेट कर लो, अपडेट दिस, अपडेट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। चेंज करना, सूरत लिखना, है ना, क्वेश्चन नंबर 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। गोल्डन फरमान, द गोल्डन फरमान वाज इशूड बाय मुगल एम्पायर जहांगीर इन 1617 टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटिंग देम ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया। ऐसा कौन सा गोल्डन फरमान इन्होंने इशू किया था? मुगल एम्पायर जहांगीर कोई गोल्डन फरमान नहीं इशू करता है। गोल्डन फरमान इशू करने का काम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने किया। द फरमान अलाउड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत। अब इसको गोल्डन फरमान नहीं बुलाएंगे, जहांगीर ने ऑर्डर दिया था। ये भी सही नहीं किया, ये सब सही करवाया था इन लोगों से। तुम अभी सही करो गाइज, काफी मिसप्रिंट हो गया इसमें, इसको भी सही करो। द फरमान अलाउड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत। तो सूरत में तो इनकी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री लगेगी ही, परमानेंट फैक्ट्री लगेगी, परमानेंट फैक्ट्री लगेगी, जो जहांगीर ने बाद में अलाउ किया। लेकिन उसको गोल्डन फरमान नहीं बुलाएंगे, है ना। सो यहाँ पे विच ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट? अच्छा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तब बोथ 1 and 2 सही है कि द फरमान अलाउड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत। ओके ओके ओके, जस्ट अ करेक्शन, एक करेक्शन यहाँ पे करो कि फरमान अलाउड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत। नहीं, फर्स्ट फैक्ट्री तो ये अपनी कहाँ पर लगा रहे हैं? मसूलीपट्टनम में। बाद में फिर अपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहां पर लगा रहे हैं? सूरत में। तो बिल्कुल सेकंड भी रॉन्ग हुआ और फर्स्ट भी रॉन्ग हुआ, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था। बोथ 1 and 2 आर नॉट करेक्ट। और यहाँ एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल जैसा मैंने सही लिख कर दिया था वैसा ही टाइप हुआ है, बिल्कुल सही है। इन 1632 सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इश्यूड द गोल्डन फरमान कि भैया तुम इंडिया के
ईस्टर्न कोस्ट में जाकर सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, कहाँ गया सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, यहाँ, ये एक गोल्डन फरमान इशू करता है। किसको इशू करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि तुम ईस्टर्न कोर्ट में जाओ, ईस्टर्न कोस्ट में जाओ, जो ईस्टर्न कोस्ट आंध्र प्रदेश वाले कोस्ट से लग रहा है, वहां जाओ और वहां पे बिजनेस करो। इसलिए इसको गोल्डन फरमान बोला गया। बाद में ये लोग वहां पर एक फोर्ट भी अपना एस्टेब्लिश करते हैं, सेंट फोर्ट जॉर्ज, फर्स्ट ब्रिटिश फोर्ट मद्रास में, ईस्टर्न कोस्ट पे। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। द फर्स्ट फैक्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज नॉट एज पर दिस गोल्डन फरमान। वो इस गोल्डन फरमान के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट वो डिफरेंट है। गोल्डन फरमान गोलकोंडा का सुल्तान इशू कर रहा है और सूरत में फैक्ट्री लगाने का परमिशन जहांगीर ने दिया था। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट गलत थे दोनों स्टेटमेंट। और आंसर बिल्कुल सही है इसका। 32 में 33 में आपको कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। माई मिस्टेक, मैंने उसको वहां पे गलत पढ़ा था, इसलिए बिल्कुल सही है। Which of the following statements regarding the Queen Victoria Proclamation? अच्छा, ये क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन है 1858 का। The proclamation declared the end of the East India Company's rule and the transfer of power to his British crown. एकदम सही बात है। 1857 का रिवॉल्ट होता है और ब्रिटिश को रियलाइज होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, वैसे भी उसके ऊपर कंट्रोल तो बढ़ा ही रहे थे ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रेगुलेट तो करके रखा था। तो अब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से नहीं लिया तो इंडिया में हो सकता है कि एक रिवॉल्ट हुआ है, अगला फिर से रिवॉल्ट होगा और पूरा इंडिया इनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का सारे एक्टिविटी खत्म कर दिया और क्राउन रूल स्टार्ट किया। द प्रोक्लेमेशन प्रोमिस्ड रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फॉर ऑल द कम्युनिटीज इन इंडिया। हाँ, क्राउन ने ये प्रॉमिस किया कि आज के बाद से हम सोशल रिफॉर्म नहीं करेंगे। द हनीमून पीरियड ऑफ सोशल रिफॉर्म इज ओवर, बहुत हो गया सोशल रिफॉर्म इंडिया में, अब हम आपके राइट्स को रेस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। 1 and 2 were correct. It granted the right to vote to all Indian citizen. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वगैरह इंडिया में इंडिपेंडेंस तक नहीं था, इसको ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बुलाएंगे। राइट टू वोट टू ऑल इंडियंस, ये हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं था, नॉट टू इंडियंस बाय द ब्रिटिश इवन टिल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल नहीं था। तो फिर 1858 में कहां से होगा? पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट। आपको करेक्ट ढूंढना था ना, तो 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पील कमीशन। अब यहां पे टेस्ट हमारा हेल्प कर रहा है, हालांकि ये भी PYQ से मैंने उठाया क्योंकि क्वेश्चन तो पूछे हुए हैं इस पर भी, लेकिन अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा और पहले नहीं बनाया, आज से तो सीख सकते हो। पील कमीशन सेट अप आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आर करेक्ट, लेकिन हिंट भी छिपा है। हिंट क्या छिपा है, पढ़िए। द पील कमीशन वाज सेट अप बाय The Peel Commission was set up by the British government to investigate the causes of the revolt of 1857. Yes, correct, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, which of the following statements regarding the Peel Commission set up after the revolt. तो जब रिवॉल्ट के बाद सेटअप कर रहे हैं तो रिवॉल्ट को ही तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। The commission recommended the introduction of reforms in the Indian administration to prevent further uprising. बिल्कुल सही बात है भाई। The Peel Commission's findings were primarily concerned with military and administrative reforms in India. हाँ, क्योंकि सिपॉइज ने रिवॉल्ट किया था, तो जब सिपॉइज ने रिवॉल्ट किया था तो फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ही होंगे। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। The British Indian Association was formed by the merger of Landholder Society and BBIS, Bengal British India Society. Correct? सुरेंद्रनाथ बनर्जी was the first president. सुरेंद्रनाथ बनर्जी इससे रिलेटेड नहीं है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन से रिलेटेड है। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट राधाकांत देव एंड जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। अब इन दोनों का नाम तुम जमींदारी एसोसिएशन में नहीं याद रखते हो क्या? लैंड होल्डर सोसाइटी में, और उसी लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को ही तो मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया गया। तो यही लोग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बन गए। तो फिर नया क्या हुआ? इसलिए प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन उतने पॉपुलर नहीं हुए। पुरानी ही चीज को बस रैप लगा के, पेपर लगा के प्रेजेंट कर दो, तो फिर नया क्या हुआ? दैट्स व्हाई प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन उतने इफेक्टिव नहीं थे।
Consider the following statements with reference to the organizations formed during the late 19th century. The INC was founded by A.O. Hume in 1885, correct? The R.S. Samaj was founded by Dayanand Saraswati for bringing social reforms, correct? The Indian Association was founded by Surendranath Banerjee in 1876, correct? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस भी. गो थ्रू द बुक, जाओ इतिहास पर हो. यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. इतिहास का पार्ट 1 तुम्हारे पास है, ये पार्ट 2 भी मैं तुम्हारे प्रीलिम्स से पहले रिलीज कर दूंगा. आई एम डेफिनेटली ट्राइंग कि पार्ट 2 भी इतिहास का रिलीज कर दूं. पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का तुम्हारा वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा. परेशान होने की ही जरूरत नहीं है, आराम से सारे क्वेश्चंस बनेंगे. 38 पूना सार्वजनिक सभा, ये भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें. पूना सार्वजनिक सभा इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. पूना सार्वजनिक सभा फाउंडेड इन 19th सेंचुरी. ये सारे ऑर्गेनाइजेशन 19th सेंचुरी के हैं. कांग्रेस भी तो है. The primary aim of the Pune Sarvajanik Sabha was to promote social reforms and political awareness in Maharashtra. मुझे नहीं पता ये सब कुछ, सपोज मैं ये सब नहीं जानता हूं, लेकिन पूना सार्वजनिक सभा लिखा हुआ है. सार्वजनिक का मतलब सब लोगों के लिए. Was to promote social reform and political awareness, सब लोगों के लिए यही तो किया जाएगा. तो कॉमन सेंस लगा के भी बनते हैं आंसर. बन गया, सेकंड भी करेक्ट. द पूना सार्वजनिक सभा was founded by लोकमान्य तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले. लोकमान्य तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले एक हैं एक्सट्रीमिस्ट और एक है मॉडरेट. अब ये रोप के दो एंड है, कहां से साथ में आ जाएंगे? हाँ, एसोसिएट हो सकते हैं पूना सार्वजनिक सभा के, लेकिन फाउंडर नहीं हो सकते हैं गाइज. बिल्कुल फाउंडर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल फाउंडर नहीं है. सो दैट्स वाई पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे. अच्छा, महादेव गोविंद रानाडे कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले के मेंटोर है. हालांकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के भी मेंटोर कह सकते हो, क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी रानाडे साहब से बहुत कुछ सीखा. महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट फिगर हैं, उनकी रिस्पेक्ट ये भी करते थे. बट गोखले साहब ने एक्सप्लिसिटली उनको अपना पॉलिटिकल मेंटोर बताया है, गोविंद रानाडे को, पूना सार्वजनिक सभा के फाउंडर. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी. नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड तेलांग. ये याद है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा क्लास में बताया था मैंने, नाम चेंज करके. द मेन एम ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड प्रमोट पॉलिटिकल रिफॉर्म. इसके अलावा और क्या एम हो सकता है? बिल्कुल करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट. दादा भाई नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडर नहीं है. कौन से एसोसिएशन के फाउंडर हैं? कहां पर किया था? किस पर्पस के साथ किया था? बताओ मुझे, पढ़ा है तुम लोगों ने क्लास में. नेक्स्ट 40 राजा राम मोहन रॉय नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसा. इंडिया में पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं. बिल्कुल सही बात. ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1828 टू प्रमोट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. एकदम सही है. राजा राम मोहन रॉय स्ट्रांगली सपोर्टेड, अरे नहीं यार ऐसे कैसे, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड एंड ड्यू टू हिज एफर्ट्स सती वाज रिमूव्ड, सती वाज एबॉलिश्ड. सो करेक्ट क्या है? 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वर्क्स ऑफ ज्योतिबा फुले और ज्योतिराव फुले. अच्छा, वर्क्स हैं, उनके वर्क हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट. याद रखना ज्योतिबा फुले के वर्क्स. गुलामगिरी, स्लेवरी, अ बुक हाईलाइटिंग द प्लाइथ ऑफ लोअर कास्ट एंड एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट्स. ज्योतिबा फुले जो थे ना, वो गुलामगिरी में बता रहे हैं, गुलामगिरी में भी और अपने बाकी लेख में भी, बाकी आर्टिकल में भी उन्होंने बोला कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको राजा बलि की वर्शिप करनी चाहिए इंस्टीड ऑफ वर्शिंग राम, क्योंकि राम की वर्शिप करने की वजह से ये अपर कास्ट वाले या डिप्रेस्ड क्लासेस हमेशा अपर कास्ट से सप्रेस होते आए हैं. गुलामगिरी में उन्होंने ये बात लोगों से अपील की. सत्य शोधक समाज, बिल्कुल ज्योतिबा फुले का एस्टेब्लिश किया हुआ है, सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले और ज्योतिराव फुले. द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज एंड इट्स ओरिजिन, अ बुक रिटन बाय ज्योतिबा फुले फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ये ज्योतिबा फुले की लिखी हुई बुक नहीं है, इंडियन रुपीज और उसके इम्पैक्ट के ऊपर. द बुक इज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के बारे में बताया है. Next, consider the following pairs associated with the organization and the personalities. ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, थियोसॉफिकल सोसाइटीज. अच्छा, एसोसिएटेड लिखा है तो बिल्कुल एसोसिएटेड है, फाउंडर की बात नहीं कर रहे हैं. फाउंडर की बात करते हैं तो फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर हैं कर्नल ऑलकॉट एंड मैडम बेलवॉत्स्की. लेकिन एनी बेसेंट एसोसिएटेड तो थी ही, इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड भी हैं. आर्य समाज स्वामी विवेकानंद नहीं. इंडियन नेशनल कांग्रेस सुरेंद्रनाथ बनर्जी. एसोसिएटेड तो ये भी थे. Which of the following are correctly matched? 1, 2 and 4 आपके लिए ऑप्शन में है नहीं, that's why 1, 2.
ओके और देखो यहाँ पे इनकरेक्ट में ऑप्शन में 1 2 एंड 4 नहीं है, इसलिए 1 एंड 2, तो तुम ये 1 2 एंड 4 में नहीं घुस सकते हो कि 1 2 एंड 4 क्यों नहीं वहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आगे जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिल्कुल एसोसिएट होंगे, ये चीज़ याद रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग फादर्स में से एक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आर्किटेक्ट में से एक एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, फिरोज शाह मेहता, ये सब माने जाते हैं। रामकृष्ण मिशन, अच्छा ये मेरे से कोई पूछ रहा था कि सर रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए है या रामकृष्ण परमहंस के? तो माय डियर, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। तो जब रामकृष्ण परमहंस के आइडिया स्वामी विवेकानंद सीख रहे हैं, तो क्या ये आइडिया स्वामी विवेकानंद के नहीं हुए? हुए ना। तो दोनों के आइडियाज प्रमोट करने के लिए। Was founded by Swami Vivekanand. The Ramakrishna Mission is aimed to promote the teachings of Swami Vivekanand. बिल्कुल सही। The headquarters of Ramakrishna Mission is in वाराणसी। वाराणसी नहीं में नहीं, कलकत्ता के ही पास बेलूर मठ में है। बहुत अच्छी जगह है, कभी मौका मिले तो जाना। बेलूर मठ अपने भाई के स्कूल, सिंस मेरा भाई भी रामकृष्ण मिशन में पढ़ता था, तो उसके स्कूल जाने की वजह से मुझे कई बार रामकृष्ण मिशन जाने का मौका मिला और स्वामी विवेकानंद जी के राइटिंग्स को पढ़ने का मौका मिला। तो इट्स रियली कमेंडेबल, है ना, एकदम दिल से, दिमाग से वो जो राइटिंग्स है वो सच में कमेंडेबल है। आज भी पढ़ोगे तो तुमको वही एनर्जी फील होगी जो 19th 20th सेंचुरी में लोगों को फील होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट, आर्य समाज चला रही है शुद्धि मूवमेंट। द शुद्धि मूवमेंट एम्ड टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड प्रोमोट सोशल यूनिटी विद इन द हिंदू कम्युनिटी। एकदम सही बात है, हिंदू कम्युनिटी में जो अनटचेबिलिटी चल रहा था, और अच्छी बात है। अच्छा, चला कौन रहा है शुद्धि मूवमेंट? तो सबसे पहले तो ये लिख लो, शुद्धि मूवमेंट चलाने वाले कौन है? आर्य समाजिस्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हिंदू कम्युनिटी में, हिंदूज के बीच में अनटचेबिलिटी को खत्म करना अच्छी बात है, सोशल यूनिटी प्रमोट करना, इसके लिए शुद्धि मूवमेंट चल रहा है। द मूवमेंट वॉज प्राइमरीली लेड बाय स्वामी विवेकानंद, नहीं नॉट स्वामी विवेकानंद, ऑन रिकन्वर्टिंग इंडिविजुअल्स हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम बैक टू हिंदुइज्म। नहीं, ये डायरेक्ट पर्पस नहीं था, स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ शुद्धि मूवमेंट वॉज टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम मिशनरीज इन इंडिया। हाँ, ये था आर्य समाज का एक मेजर शुद्धि मूवमेंट जो चल रहा है आर्य समाज का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, उसका एक मेजर पर्सपेक्टिव है कि क्रिश्चियन मिशनरीज और इस्लामिक ग्रुप्स जो अपना इन्फ्लुएंस हिंदूज के ऊपर बढ़ा रही थी, स्पेशली वैसे हिंदूज के ऊपर जो अनटचेबल्स होते थे या डिप्रेस क्लासेस थे, उसको काउंटर करना, उसको दूर करना, ताकि वापस से लोग, जो कुछ लोग अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वो वापस से हिंदुइज्म भी एडॉप्ट कर ले। बट ये प्राइम पर्पस के फॉर्म में नहीं शुरू हुआ, आगे जाकर स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। आंसर हमारा होगा फर्स्ट एंड थर्ड करके कुछ है क्या? ए है, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, तत्वबोधिनी सभा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द तत्वबोधिनी सभा वॉज फाउंडेड बाई, पढ़िए, द तत्वबोधिनी सभा वॉज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय ब्रह्म सभा का फाउंडेशन करते हैं, तत्वबोधिनी सभा का नहीं। ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, पहले वो आत्मीय सभा बनी ब्रह्म सभा, फिर ब्रह्म समाज, आगे जाकर उसी से तत्वबोधिनी सभा निकल कर आएगा। बट राजा राममोहन रॉय का वर्क नहीं है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी का वर्क है। टैगोर जी का, हाँ टैगोर जी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी का, टैगोर वही सेम फैमिली, टैगोर फैमिली। So first is wrong. The Sabha aimed at spreading knowledge and awakening the people of Bengal about the principles of the Vedas and other Indian scriptures. ये तो सही बात है। The तत्वबोधिनी सभा played a significant role in promotion of the modern education and the revival of Hinduism. ये भी सही बात है। करेक्ट आंसर होंगे 2 and 3। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रख लो, जो राजा राम मोहन रॉय के ही फॉलोअर्स में से एक थे और ब्रह्म समाज के भी मेंबर थे, आगे जाके तत्वबोधिनी सभा भी बनाते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रार्थना समाज। आत्मा रंग पांडुरंग का प्रार्थना समाज, आत्मा रंग पांडुरंग, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, महाराष्ट्र सोसाइटी में। द प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्मा रंग पांडुरंग इन 1867 इन महाराष्ट्र। करेक्ट। और ये सब ना एकदम सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है, सिंपल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पे बेस्ड है, और ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अगर अभी नहीं बना इस टेस्ट में, तो इस टेस्ट से सीखकर अगले टेस्ट के लिए रेडी रहो, एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहो।
The main aim of the Prarthana Samaj was to promote social reform, including abolition of untouchability and the promotion of women right. ये तो प्रार्थना समाज क्या, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और ऐसे जितने भी समाज थे सोशल रिफॉर्म से, सबका एम होता था. The Prarthana Samaj was influenced by the idea of Raja Ram Mohan Roy and Brahma Samaj. ब्रह्म समाज के आइडिया से इंस्पायर्ड था. 2 and 3 both are correct. The Prarthana Samaj was founded by Atmarang Pandurang in 1867 in Maharashtra. चलिए, अच्छा 2 and 3 आर करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट. इसके पीछे एक आर्गुमेंट ये है कि प्रार्थना समाज जो है उसका फाउंडेशन बॉम्बे में हुआ था और वो कंप्लीटली महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है. हालांकि इस क्वेश्चन को चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा इजी बना देता हूँ. इजी इस तरह से बना देता हूँ कि द प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय आत्मारंग पांडुरंग इन 1867 इन महाराष्ट्र. क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर अब महाराष्ट्र और बॉम्बे का डिफरेंस अभी कंफ्यूज करता है, तो चलिए मैं इसको इजी बना देता हूँ सबके लिए. क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 46. हाँ 46. तो क्वेश्चन नंबर 46 में एक थोड़ा सा इजी कर लो कि यहाँ पे चाहे महाराष्ट्र लिखा हो या बॉम्बे लिखा हो तब भी करेक्ट होगा. तो जिन स्टूडेंट्स ने 1, 2 and 3 भी चूज किया था तुमको भी मार्क्स मिलेगा, और जिसने 2 and 3 भी चूज किया था, वैसे 2 and 3 चूज किया नहीं है क्योंकि कई लोगों को तो आत्मारंग पांडुरंग भी मालूम नहीं था, और अगर 2 and 3 चूज किया है तो आपको भी मार्क्स मिलेगा. बाकी यहाँ पे मैंने सेपरेट इसलिए किया था क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये पॉइंट मिला कि बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया है, जो मैंने यहाँ लिखा बाय आत्मारंग पांडुरंग, बट इट वाज बेस्ड इन बॉम्बे, जो कि अभी जिसको मुंबई बुलाते हैं ऑब्वियसली, नॉट महाराष्ट्र. पूरे महाराष्ट्र एज ए होल के फॉर्म में नहीं. तो स्पेसिफिकली ना ये प्रार्थना समाज के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, बट फिर भी कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए आप महाराष्ट्र या बॉम्बे दोनों लिखा रहे तो भी आप सही मान सकते हो. एग्जामिनेशन में इतना डीप जाकर नहीं पूछेगा, टेस्ट था इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये काम कर दिया था कि तुम थोड़ा दिमाग लगाओ. और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का है. वी ऑल नो गोपाल कृष्ण गोखले, द मेंटोर ऑफ महात्मा गांधी, वाज फाउंडेड बाय हिम विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग ओनली पॉलिटिकल रिफॉर्म. सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म क्यों प्रमोट करेंगे? पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल रिफॉर्म भी प्रमोट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी प्रमोट करेंगे. अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म को हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में काउंट कर रहे हैं तो सोशल रिफॉर्म भी तो प्रमोट होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से. ये जो ओनली पॉलिटिकल रिफॉर्म है दैट इज रॉन्ग. ओनली पॉलिटिकल रिफॉर्म रॉन्ग. पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सारे रिफॉर्म्स के लिए, लोगों के बीच में पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, तो वो तो पॉलिटिकल रिफॉर्म में मेंशन्ड है. And the primary objective of the society was to train and organize individuals to work for India's independence, focusing on social, educational and economic reforms. तो जब आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करते और एग्जामिनेशन में ना तुरंत कोई क्वेश्चन मिला उसके बारे में आइडिया नहीं है, देखकर छोड़ नहीं देना चाहिए. फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में आइडिया नहीं है, सेकंड तो पढ़ लें. तो जब सेकंड पढ़ेंगे तो ये आइडिया लगेगा कि यार ये लार्जर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा. 2 ही स्टेटमेंट मैंने दिए थे. ये जेड कैटेगरी के क्वेश्चन है लेकिन बनने वाले क्वेश्चन है. करेक्ट पूछ रहा है तो 2 ओनली बन गया. बनने वाले क्वेश्चन है और मिलेगा एग्जामिनेशन में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन भी. पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875. अच्छा सॉरी, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर है. पहले हम 48 पर आते हैं. स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज in 1875 to promote the teachings of the Vedas and to work against social injustice like untouchability and child marriage. अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, बिल्कुल सही है. He was a strong advocate of ideal worship. अरे नहीं, अभी तो हमने देखा ना कि जब आर्य समाज की बात कर रहे हैं और जो वैदिक कल्चर को प्रमोट कर रहा है, तो वेद में आइडल वर्शिप तो है नहीं, क्योंकि वेद में नेचुरल फोर्सेस के बारे में है. वेद में जो भी हाइम्स हैं, जो भी मंत्र हैं, वो नेचुरल फोर्सेस को हैं, तो फिर आइडल वर्शिप कैसे? इट इज रॉन्ग. 1 इज करेक्ट. और भी कोई स्टेटमेंट है क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म. सोशल रिफॉर्मर थे तो विमेन एडुकेशन के लिए, विमेन के राइट्स के लिए वर्क तो करेंगे ही. क्योंकि अब आर्य समाज ने जो स्कूल बनाया, जो आगे जाके दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या डीएवी स्कूल्स एंड कॉलेजेज है, तो वो विमेन के लिए भी उतना ही खुला था, विमेन के लिए भी उतना ही अवेलेबल था जितना कि मेन के लिए था. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साउथ इंडिया में बड़ा पॉपुलर है. पेरियार ईवी रामास्वामी का नाम. टू फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड प्रमोट इक्वालिटी फॉर द लोअर कास्ट.
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ध्यान से पढ़ो। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, किसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए? तो इंडियन सोसाइटी में अनटचेबल्स का, डिप्रेस क्लासेस का सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रहा था, तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसने स्टार्ट किया? ईवी रामास्वामी पेरियार ने। इनको रिस्पेक्ट के साथ पेरियार बुलाते हैं। The movement aimed to encourage self-respect and social dignity among the Tamil-speaking people and was especially focused on the right of women. Women के right पे भी focus था, Tamil-speaking people, untouchables, उनके self-respect के लिए, बिल्कुल सही। The self-respect movement emphasized the importance of idol worship and Hindu rituals. अब जब आइडल वर्शिप और हिंदू रिचुअल्स की बात करें तो ये दोनों चीजें तो पहले से अपर कास्ट के बीच पॉपुलर है, और हम बोल रहे हैं कि भैया ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके रिस्पेक्ट के लिए? तो अनटचेबल्स के रिस्पेक्ट के लिए। तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। थर्ड इज रॉन्ग। द मूवमेंट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड अपोजिशन टू अनटचेबिलिटी। एकदम सही। तो ये स्टेटमेंट ना, ये क्वेश्चन अगर पहले से आइडिया नहीं भी है लेकिन पढ़ने जाते ना, जेड कैटेगरी का क्वेश्चन है लेकिन पढ़ने जाते तो ये स्टेटमेंट तो गलत मालूम पड़ता, क्योंकि बाकी तीन स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, आंसर बन जाता। एग्जामिनेशन में ऐसे करके मार्क्स आएगा। आज से तो सीख कर जाओगे बट मार्क्स ला सकते थे। तो सही क्या हुआ? 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 हो गया। एक और कर लेते हैं, सिंह सभा मूवमेंट। अब देखो इन सब के लिए ना, जितना सिंह सभा मूवमेंट के बारे में यहां पर लिखा है क्वेश्चन में उतना ही काफी है। बुक में जाकर मोटे मोटे नोट्स नहीं बनाने की जरूरत है, टेस्ट से सीख लिए, हो गया काम खत्म। The Namdhari movement was founded by Baba Ram Singh in the 19th century and focused on promoting non-violence and the revival of the Sikh Khalsa ideals. एकदम सही है। सिंह सभा या सिख रिलीजियस मूवमेंट की बात है तो सिख रिलीजियस मूवमेंट खालसा आइडियल्स को, या गुरु गोविंद सिंह जी का, या उनसे पहले गुरु नानक देव जी का, या बाकी सिख गुरुओं के आइडियल्स को ही प्रमोट करेगा। सही। The Singh Sabha movement was initiated in the late 19th century to revive traditional Sikh practices and to counter the growing influence of Christian missionaries and Hindu reforms in Punjab. Too good to be true statement है। क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन सिर्फ ट्राइबल रीजन में नहीं हो रहा था, पंजाब में भी क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन हो रहा था। इवन आजकल भी ये एक बड़ा इशू बना हुआ है, फोर्सफुल कन्वर्जन करवाना। अब फोर्सफुल नहीं भी हो सके तो डिसीटफुल कन्वर्जन करवाना, ये एक बड़ा इशू है इंडियन सोसाइटी में हमारे लिए। तो सिंह सभा मूवमेंट कभी इस तरह से क्रिश्चियनिटी के प्रोपेगेशन को, या जो हिंदू प्रैक्टिसेस ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे उसको काउंटर करने के लिए सिंह सभा मूवमेंट अपना मूवमेंट चला रही थी। बोथ आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक बार देख ही लो इसको भी। The Theosophical Society was founded by Madame Blavatsky and Colonel Olcott with the aim of promoting spiritual growth, the study of ancient religions and fostering universal brotherhood. बिल्कुल सही। The society primarily focused on spreading Christianity. नहीं यार, जब यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी क्यों प्रमोट करेंगे? ना क्रिश्चियनिटी कर रहे हैं, ना बुद्धिज्म कर रहे हैं, ना हिंदुइज्म कर रहे हैं, ना इस्लाम कर रहे हैं, फिलोसफी प्रमोट कर रहे थे। Second is wrong. Which of the above are correct? Option A. Right? So this much we would do in this part. Next जो और questions बचे हैं फिर उसका एनालिसिस करो, अदरवाइज आई विल डू द एनालिसिस। बट कल के टेस्ट से पहले अपने सारे क्वेश्चंस पहले वाले टेस्ट के वो एनालिसिस करके तब बैठना है ताकि बेटर परफॉर्म कर सके। ठीक है। सो आपके पास भी क्वेश्चन है, आपके पास भी सॉल्यूशन है, डू द एनालिसिस। मुझे टाइम मिलेगा मैं फिर एनालिसिस करवा दूंगा, बट कल के टेस्ट से पहले ये कर लो तुम लोग खुद से भी। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।